हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसके बारे में हमने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के जो डेवलप किए गए हैं, अलग अलग जो मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हुए हैं। तो उसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें दो लोगों का पढ़ना है, एक हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं और एक EF W टेलर। तो आज हम हेनरी फेयोल ने जो प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं उनके बारे में पढ़ना है। और हेनरी फेयोल फ्रांस के थे, फ्रेंच। ये मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे और वो माइनिंग इंजीनियर थे। बाद में वो प्रोग्रेस करके मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए लास्ट में। और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट में और उनको कहा जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो इनका डिटेल आप इनका लाइफ के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है और उसके बारे में अभी हम नहीं जाएंगे। अभी हमको जो मेन हमारा फोकस है वो है कि उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं उसके बारे में जानना है। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। तो 14 प्रिंसिपल्स हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो पहले तो नाम जानते हैं, फिर उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रिंसिपल दिया हेनरी फेयोल ने, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न आप समझते हो, काम किसी भी कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है। डिटेल आगे पढ़ेंगे, हम पहले नाम जान लेते हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा प्रिंसिपल है हेनरी फेयोल का। अथॉरिटी मीन्स डिसीजन मेकिंग पावर होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते हैं पहले से। डिसिप्लिन भी आप जानते हैं। चौथा जो प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मीन्स जो ऑर्डर होते हैं उसमें यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और छठा जो उनका प्रिंसिपल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सातवां प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। एट्थ प्रिंसिपल है उन्होंने जो दिया है हेनरी फेयोल ने, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाइन्थ प्रिंसिपल है फेयोल के द्वारा दिया गया स्केलर चेन। 10th है ऑर्डर। 11th प्रिंसिपल जो हेनरी फेयोल ने बताया है वो इक्विटी। 5th प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, फेयोल द्वारा बताया गया स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। 13 है इनिशिएटिव एंड 14 है स्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये 14 प्रिंसिपल्स हैं और इनको याद रखने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा है और सीक्वेंस में याद रखना तो और कठिन है। तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं कि हर प्रिंसिपल का पहला पहला लेटर यहाँ पे हम बना दिए। जैसे ये है डी फॉर डिवीज़न ऑफ वर्क, ए फॉर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डी है तो डिसिप्लिन। फिर यू है यूनिटी ऑफ कमांड। फिर यू है ये वाला 5th यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर यस है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर आर है आर फॉर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। सी फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फिर यस है क्या है किसी स्केलर चेन। ओ है ऑर्डर। ई फॉर इक्विटी। फिर एस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आई फॉर इनिशिएटिव
ई फॉर स्पिरिट, डी कॉप्स। तो इसका सीक्वेंस में याद कर सके आप तो पहला लेटर आप पहले याद कर ले इस तरह से, दादू, अस, आर सी, सोए, सी ए। अपनी आसान बनाने के लिए आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे आपको ये पहला लेटर याद कर लेंगे, फिर उसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, तो आपको सीक्वेंस से याद हो जाएगा। खैर वो तो हो गई बात। अब हम आते हैं प्रिंसिपल पे। तो आज हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। तो पहला प्रिंसिपल ये है डिवीज़न ऑफ वर्क। बहुत ही सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, whole work must be divided into small tasks or jobs, and each job must be assigned to a trained specialist who is competent to perform it। तो फेवल का कहना है कि जो भी काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी काम है उसको छोटे छोटे टास्क पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे मान लो अकाउंटिंग का ही काम है। तो अकाउंटिंग का काम है तो अकाउंटिंग में क्या होता है? वाउचर बनाना होता है, फिर उसको जर्नल और सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करना होता है, फिर उसके लेजर पोस्टिंग करनी होती है, फिर समराइज करना, प्रॉफिट लॉस बनाना, अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, वगैरह वगैरह। तो अब ये जो रूटीन काम है, जैसे कि वाउचर हमेशा बनेगा, पर डे बनेगा, तो उसको अलग आदमी को काम दे दिया, उसके लिए अलग पर्सन को अपॉइंट कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैश बुक लिखने के लिए कैशियर है, उसको कैश बुक का काम दे दिया। और जैसा काम हो कम ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग हम काम को डिवाइड करके अलग अलग लोगों को दे देते हैं। लेजर पोस्टिंग किसी और पर्सन को दे दिया करने के लिए, इस तरह हो गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, ये काम किसको देना है? जो ट्रेंड स्पेशलिस्ट है। वैसे तो जो अकाउंटिंग जानता है वो तो वाउचर बनाना भी जानता है, जर्नल और सब्सिडी बुक रिकॉर्ड करना भी जानता है, लेजर पोस्टिंग भी जानता है। लेकिन अलग अलग काम करने से क्या होता है, जब एक ही व्यक्ति बार बार वही काम करेगा तो वो स्पेशलिस्ट हो जाता है और उसके काम में इफ़िशियंसी आती है। कम समय में वो ज़्यादा काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। ये छोटा सा एग्जांपल है। बैंक का एग्जांपल आप ले लो। जैसे बैंक में क्या है, बैंक में कौन कौन से काम होते हैं? अगर आप कभी बैंक गए होंगे तो देखे होंगे कि एक कैशियर होता है जो कैश डिपॉजिट लेता है। बैंक में लोग पैसा जमा करने जाते हैं ना, तो उसके लिए एक व्यक्ति बैठा रहता है पैसा लेने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए। कोई पैसा देने के लिए होता है, जो लोग जाते हैं पैसा निकालने। और कोई चेक होता है, उसको उसका काम देख रहा है। कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट का काम देख रहा है, कोई पीपीएफ का काम देख रहा है, कोई लोन वाला काम देख रहा है। तो अलग अलग तरह के काम जो भी बैंक में होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया। और फिर जो उस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वो काम दिया, उसके ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग, उसके स्पेशलाइजेशन किस चीज़ का है उसके पास। इस तरह से काम को डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे और भी आप बहुत सारा एग्जांपल आप दे सकते हो। जैसे ये है पावर प्लांट है, तो पावर प्लांट में भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जितना जो भी काम है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है पावर प्लांट में, तो उसमें बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। तो उनको डिवाइड करके उनको अलग अलग लोगों को काम दे दिया जाता है, जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, जिस चीज़ का उसके पास ट्रेनिंग है, जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट है, अच्छे से कर सकता है। तो ये है, इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसका एडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल और भी आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है इस प्रिंसिपल का, मीन्स अगर हम डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे उसका क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। तो पहला वाला लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होता है क्योंकि जो व्यक्ति वो काम किसी पर्टिकुलर टास्क को कर रहा है
तो उस काम को करते 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 वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है। अच्छा, काम का जो डिवीज़न होता है वर्क का, वो क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग होता है, तो स्पेशलिस्ट हो जाता है वो काम को करते करते। प्रैक्टिस इतनी हो जाती है वो उसकी कि फटाफट कर सकता है। जो एक जिसकी प्रैक्टिस नहीं है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा काम करने में, मिस्टेक भी हो सकते हैं, लेकिन जो उसी काम को बार बार करेगा तो धीरे धीरे उसका स्पेशलिस्ट बन जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है, इसका एडवांटेज है डिवीज़न ऑफ वर्क का, सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीजेज द इफ़िशियंसी एज द सेम वर्क इज़ परफॉर्म्ड रिपीटेडली। वही बात बताया कि वर्क सिंपल हो जाता है, इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वही काम रिपीटेडली बार बार करता रहता है। तो ये इसके एडवांटेज हो गए डिवीज़न ऑफ वर्क के। अब इसका अगर इस प्रिंसिपल को हम नहीं फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? अगर हम डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं करेंगे, काम डिसाइड ही नहीं हुआ है कि इसको क्या करना है, फिक्स नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे लैक ऑफ एफिशिएंसी। अब कोई व्यक्ति है, उसका काम डिसाइड नहीं था, आया ड्यूटी पे, सुबह सुबह लगा दिया, बोलो तुम वो काम करो, ये काम करो, वो काम करो, कोई भी काम फिक्स तो है नहीं, डिवाइड तो किया नहीं था, तो प्रॉब्लम क्या होगा? अब अगर उस काम को वो पहले से करता आ रहा है अच्छे से, तब तो ठीक है। अगर नहीं, कुछ ऐसा काम दे दिया जो अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं करने की, तो क्या होगा? वो ज़्यादा समय लगाएगा, गलतियाँ भी ज़्यादा करेगा, तो कमी आएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और क्या नुकसान होगा? वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अगर स्पेशलिस्ट नहीं है, काम फिक्स नहीं, अलग अलग काम करेगा रोज़, तो जाहिर सी बात है वो स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा, एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा, तो टाइम ख़राब होगा। अगर काम उसको रोज़ बदल बदल के दिया जाए, आज ये काम तो कल वो काम, परसों ये काम, तो क्या होगा? वो टाइम ज़्यादा लगाएगा, टाइम वेस्ट भी होगा, तो ये नुकसान होगा। इसीलिए फ्योल ने कहा है कि वर्क को छोटे छोटे पार्ट में, टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, और जो जिस काम के लिए एक्सपर्ट है, स्पेशलाइजेशन है, ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, उसको वो काम दिया जाए। तो ये पहला प्रिंसिपल हमने आज समझा है, जो फ्योल ने दिया था। क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना चाहिए कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है? तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि वर्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, और किसी जो उसके लिए कॉम्पिटेंट हो उसको ये काम असाइन कर दिया जाए, दे दिया जाए। दूसरी बात इसमें याद रखना चाहिए, एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ बताया, और भी एग्जाम्पल आप अपने समझ सकते हैं। और इसका एडवांटेज, अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, और ना फॉलो करने का नुकसान क्या है। इतनी चीज़ें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल में आपको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इसको। तो अभी तो 14 प्रिंसिपल्स में से आज एक बताया है, तो और नेक्स्ट क्लास में और भी हम प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। फ्योल ने दिया है 14 प्रिंसिपल हैं, तो एक एक करके, दो दो करके हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक इसको आप अच्छे से समझिए।